हाँ भाई नमस्कार। माइक बंद है, उल्टा है। अब ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे ना। बोर का परमाणु मॉडल। पहली बात हमने कल इसके अंदर लिखी थी कि यह रदरफोर्ड और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, लिखी थी ना। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीड पर क्या होता है, ये लागू होता है। तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ में गति करता है और उन वर्ताकार पथों को अपन क्या कहते हैं, कोश, ऊर्जा स्तर या फिर कक्ष या फिर क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, फिर हमने पढ़ा था कि परमाणु जब अपने निश्चित वर्ताकार पथ पर गति करता है तो न तो इलेक्ट्रॉन जब निश्चित वर्ताकार पथ पर गति करता है तो न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है न ही उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। पढ़ा था ये, ठीक है। देखो नाभिक पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कल मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था ना। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो समानुपाती होता है दो द्रव्यमानों के गुणनफल के, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है, नियम है। ठीक है। सेम अगर दो आवेशों के बीच में बल लगता है, दो आवेशों के बीच में बल लगता है तो वो लगने वाला जो कूलम्बिक बल होता है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, ये होता है कूलम्बिक बल। क्लियर है बात। अब ये कूलम्बिक बल इसमें कहाँ पर लगेगा, क्या नाभिक पर प्लस चार्ज है यानी पॉजिटिव आवेश है, आवेश बन गया नाभिक पर कौन सा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा है, नेगेटिव। दो आवेश बन गए आपके पास में, एक प्लस और एक नेगेटिव। ठीक है ना। दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना। तो यहां पर लगने वाला जो कूलम्बिक बल होगा वो बल आएगा आपका कौन सा, ZE। कौन सा आएगा, ZE। यानी Z मतलब प्रोटॉन और E मतलब इलेक्ट्रॉन, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ आई या नहीं आई। ये दो आवेश है, इस फॉर्मूले को अपन कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं, F जो है वो समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है। ये Q1 क्या है, कोई पहला आवेश है, Q2 क्या है, दूसरा आवेश है, Q2 क्या है, दूसरा आवेश है। अब अपन परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में भी दो आवेश है, एक नाभिक में और एक बाहर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस पर। तो नाभिक में जो आवेश है उसको तो दे दिया नाम हमने Q1, और Q1 बराबर है किसके, Z, प्रोटॉन की संख्या के। ठीक है ना। और गुणा दूसरा जो आवेश है उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और बीच की दूरी क्या बन गई, तो आप कहोगे R²। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स है, ये कूलम्बिक फोर्स किसके बराबर आएगा परमाणु में, ZE अपॉन R² के क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर है। अब ये तो नाभिक के द्वारा बल लगाया जा रहा है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। नाभिक के द्वारा बल लगाया जा रहा है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जो गति कर रहा है उस पर भी एक बल लगता है, उस पर भी एक क्या लगता है, बल लगता है। उस बल का मान होता है mv² अपॉन R, mv² अपॉन R। इस बल को हमने कूलम्बिक बल नाम दिया है। तो ये बल जो है नाभिक के द्वारा लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ खींच कर लेके आने का काम कर रहा है।
इसलिए इसको नाम दे दिया हमने अभिकेंद्रीय बल। कौन सा नाम दे दिया? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगाया जा रहा है उसको बोला हमने अभिकेंद्रीय बल, और इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लग रहा है उस बल को नाम दे दिया हमने अपकेंद्रीय बल। क्या नाम दे दिया? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। दोनों बल मान में बराबर होते हैं लेकिन दिशा दोनों की क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, ये अंदर की तरफ लगता है और ये इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ लगता है। अब दोनों मान बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ क्या नाभिक में गिरेगा? नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा ना। जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स किधर लग रहा है? बाहर लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ में क्या करता रहेगा? गति करता रहेगा। रदरफोर्ड की कमी को इसने क्या किया था? दूर किया था। ठीक है ना, समझ आ गई बात? लिखो आप। नेक्स्ट लाइन से आगे लिखना स्टार्ट करोगे। नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। यह बल F बराबर, यह बल F बराबर ZE अपॉन R स्क्वायर, ZE अपॉन R स्क्वायर, F बराबर ZE अपॉन R स्क्वायर होता है। लिखा। इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R लिखा होता है। दोनों बल मान में बराबर होते हैं, दोनों बल मान में बराबर होते हैं, मान में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा विपरीत होती है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ में गति करता है, निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करता है। लिख लिया? ठीक है। बताओ अभिकेंद्रीय बल का मान या सूत्र क्या होता है? ZE अपॉन R स्क्वायर बराबर होता है किसके? mv स्क्वायर अपॉन R, mv स्क्वायर अपॉन R। बातें नहीं करनी है भाई। एक R से एक R कैंसिल हो गया, बच गया ZE अपॉन R बराबर क्या बच गया? mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला काम आता है, आप लिख लो इसको सॉल्व करके। Z बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक। E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
और आर क्या है, कोश की त्रिज्या कह सकते हो आप, जिस कोश में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोश की त्रिज्या। और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। लिखा? नेक्स्ट कथन है बोर का भाई। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार पथ में गति करेगा जिसके लिए उसके कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज प्राप्त होता है। h/2 का पूर्ण गुणज प्राप्त होगा या होता है। पहले तो देखो संवेग, और एक होता है कोणीय संवेग, दोनों में क्या फर्क है। संवेग को लिखते हैं अपन P से, और ये बराबर होता है m × v के। यानी कोई भी वस्तु रेखीय गति कर रही है, मान लीजिए एक कार है और वो सीधी सड़क पर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो मैं कहूँ कि यदि कार का द्रव्यमान जो है 500 किलोग्राम है और वह 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, गतिशील है, तो कार का संवेग क्या होगा, कोई कार जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है और वह 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसका चलो मीटर प्रति सेकंड को अपन किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, दोनों राशियां जो है वो समान हो जाएगी। हमने द्रव्यमान बोल दिया कार का कितना किलोग्राम, 500 किलोग्राम, कितना किलोग्राम, 500 किलोग्राम। वेग लिख दिया हमने कार का 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब कार के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर दोगे तो आपके पास में कार का क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति या एक खिलाड़ी, मुक्केबाज खिलाड़ी है, दूसरे मुक्केबाज को मुक्का मारता है। अगर मुक्के का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा मुक्के का वेग जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लग रहा है, तो बताओ उस मुक्के में संवेग कितना होगा, संवेग कितना होगा। संवेग हमें ये बताता है कि होने वाली जो टक्कर है वो कितनी मजबूती से होगी और चोट कितनी गहराई से लगेगी। अगर किसी वस्तु के पास संवेग ज़्यादा है तो चोट ज़्यादा लगेगी, और संवेग कम है तो चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक उसी प्रकार कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो अब उसके लिए संवेग काम में न लेकर के अपन क्या काम में लेंगे, कोणीय संवेग काम में लेंगे। यदि उसी कार को अपन वृत्ताकार पथ में घुमा देते हैं,
मतलब वह किसी चौराहे पर वर्ताकार पथ में घूम रही है, तो अब उसका संवेग काम में न लेकर के क्या काम मिलेंगे, कोणीय संवेग काम मिलेंगे, क्योंकि पथ अब चेंज हो चुका है, क्या बन गया, वृत्ताकार पथ बन चुका है। क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमता है। अब वो वर्ताकार पथ में कब घूमेगा, जब उसके कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग को लिखते हैं mvr से लिखते हैं, इस कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज प्राप्त हो जाए, तभी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमेगा, अन्यथा नहीं घूमेगा। यानी mvr बराबर होना चाहिए h/ किसके, 2 के, और पूर्ण गुणज का अर्थ हो गया यहां पर n। अगर n का मान आ जाए आपके पास में 1, 2, 3, तब तो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमेगा। अगर इस n का मान आ गया आपके पास में 1.5, 2.8 या फिर पॉइंट में उत्तर निकाल रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन अपना पथ क्या है, छोड़ चुका है, वो वर्ताकार पथ में नहीं घूम रहा है। क्लियर है बात। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब भी गति करेगा तो गति के दौरान अगर उसके कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज प्राप्त होता है तो ही वह लगातार वर्ताकार पथ में घूम पाएगा, निश्चित वर्ताकार पथ में घूम पाएगा, अन्यथा नहीं घूम पाएगा। ठीक है। देखो कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 nh/2 n बराबर क्या है यहां पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत। क्लियर है बात। ठीक है। अब बताओ m क्या है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कण की बात कर रहे हैं। तो m इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी जिस कोश में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां से लेकर के नाभिक के बीच की जो दूरी है, त्रिज्या है, उसको अपन क्या कहेंगे, r कहेंगे। h क्या है, प्लांक नियतांक, जिसका मान कितना होता है, 6.6, कितने 6, 2 6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना। और 2 यह एक प्रकार की संख्या है, नियतांक है। पाई का मान जो होता है वो नियत होता है 3.14 होता है, 3.14, 3.14 जिसे अपन कहते हैं। ठीक है ना। n क्या है, n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। ठीक है। क्लियर है बात। अब ये तो पढ़े हम कथन किसके, बोर परमाणु मॉडल का क्या पढ़ लिया हमने, कथन। बोर परमाणु मॉडल पर आपके एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल, तो लिखो आप बोहर परमाणु मॉडल के उपयोग, बोहर परमाणु मॉडल के उपयोग इंपॉर्टेंट है, मन लगा करके समझना, बातें कम करना। जो समझ गया एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा 100% कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा भाई। उपयोग नंबर 1, त्रिज्या ज्ञात करना, त्रिज्या ज्ञात करना। किसकी त्रिज्या ज्ञात करना, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है। तो पहला लिखो आप, इलेक्ट्रॉन की या परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने का बोर ने फॉर्मूला दिया, r बराबर 0.529 इंटू n² और ये फॉर्मूला जो है वो त्रिज्या की दूरी को बताता है एंगस्ट्रॉम में। किसे बताता है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, -10 मीटर। इस फॉर्मूले को अपन बदलना चाहें मीटर के अंदर तो एंगस्ट्रॉम को हटा दो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 0.529 इंटू n² और गुणा में क्या लग जाएगा बताओ, 10⁻⁻10। ये किस में आ गई, मीटर में। किस में आ गई, मीटर में। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो डायरेक्ट हमसे क्या पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा। परमाणु बोर परमाणु मॉडल से त्रिज्या ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ठीक है। अब एनसीईआरटी ने पिकोमीटर में दे रखी है, एनसीईआरटी ने किस में दे रखा है, पिकोमीटर में। ठीक है। पिकोमीटर में फॉर्मूला ज्ञात करते हैं अपन, तो याद रखना r बराबर 52.9 गुणा
n स्क्वायर अपॉन क्या है, z। ठीक है ना, ये 2 नहीं है, z है, याद रखना। n स्क्वायर अपॉन z, तीनों फॉर्मूले उतार लो। ये आ गई आपके पास में पिकोमीटर में। सबने लिखा? R बराबर एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। मीटर में क्या होता है, एंगस्ट्रॉम को उठा के क्या लगाना है, 10 की पावर -10 मीटर लगाना है। ठीक है ना। पिकोमीटर में क्या होता है, 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। एक बार इस संख्या को भूल जाओ आप। ठीक है। R बराबर हमने डायरेक्ट लिखा है क्या, R बराबर n स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है, z। R बराबर n स्क्वायर अपॉन z, यानी हम ये कह सकते हैं R जो है वो समानुपाती तो किसके है, n स्क्वायर के, और R व्युत्क्रमानुपाती किसके है, z के। ये रिलेशन निकल के आया परमाणु क्रमांक के साथ में त्रिज्या का, और किसके साथ में, कोस के साथ में त्रिज्या का। n बराबर क्या होता है, कोस ही तो होता है। अगर n बराबर 1 है तो उसका नाम क्या होगा, कोस का k। n बराबर 2 है तो नाम क्या होगा, हाँ कल पढ़ा था। ठीक है, याद रखना, जब आपसे पूछा जाए r का कोस के साथ में क्या संबंध है तो आप बताओगे r समानुपाती होता है कोस के। r का परमाणु क्रमांक के साथ में क्या संबंध है तो आप बताओगे व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु क्रमांक के। क्लियर है बात? देखो इधर, अगर हमने कहा कि यदि आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, लेकिन कोस तो क्या रहे, कोस समान रहे, कोस समान रहे, कोस नहीं बदले, लेकिन परमाणु क्रमांक बदल जाए, लेकिन क्या बदल जाए, परमाणु क्रमांक बदल जाए, परमाणु क्रमांक बदल जाए, तब परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कोस तो क्या रह रहा है, समान रह रहा है, तो हम ये कह सकते हैं अगर ये समान है तो इस त्रिज्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये बदल रहा है तो त्रिज्या पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हमने कहा कि अगर 2 परमाणु दे दिए जाए हमसे R1 और क्या दे दी जाए R2, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऊपर वाली कंडीशन लागू हो रही है, समान क्या है आपका कोस और बदल क्या रहा है परमाणु क्रमांक, तब उस कंडीशन में n तो समानुपाती है लेकिन परमाणु क्रमांक बदल रहा है तो परमाणु क्रमांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Z2 अपॉन क्या बन जाएगा, Z1। Z2 अपॉन क्या बन जाएगा, Z1। कब लागू होगा, जब कोस तो क्या रहे, समान रहे, और क्या बदल जाए, परमाणु क्रमांक बदल। व्युत्क्रमानुपाती है ना, हमने ऊपर Z1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, समानुपाती होता, तो ऊपर क्या आता, Z1 आता, नीचे क्या आता, Z2 आता। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। दूसरी बात, पहले में हमने क्या समान रखा है, कोस समान रखा है। अगर कोस बदल रहा है, अगर कोस बदल रहा है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब परमाणु एक ही है, दूसरा परमाणु थोड़ी है। समान तो तभी हो सकता है, अब हाइड्रोजन हीलियम ले लिया तो परमाणु क्रमांक तो बदल गया। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो परमाणु क्रमांक तो क्या है, सेम है। अगर कोस बदले लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, तब R1 जो है वो डायरेक्ट समानुपाती होता है किसके, N1 के।
क्लियर है बात? ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो R1 अपॉन R2 बराबर है N1 अपॉन N2। हमें तो रिलेशन निकालना है किसके साथ में? कोस के साथ में। तभी तो कहा है कोस बदल रहा है, परमाणु क्रमांक क्या है? नियत है। ठीक है, ये रहेगा आपका संबंध किसके साथ? त्रिज्या के साथ में। अगर बात की जाए कि कोस भी बदले और परमाणु क्रमांक भी बदले, तीसरी कंडीशन क्या है? अगर क्या बदले? अगर कोस भी बदले, कोस भी बदले, ठीक है, वह क्या बदले? परमाणु क्रमांक भी बदले, परमाणु क्रमांक भी बदले। ये आएगा स्क्वायर में। किस में आएगा? स्क्वायर में, क्योंकि हमने पढ़ा है आर समानुपाती किसके है? एन स्क्वायर के। ठीक है, अगर कोस भी बदले और क्या बदले? परमाणु क्रमांक भी बदले, परमाणु क्रमांक भी बदले, उस कंडीशन के अंदर जो R1 है और R2 है उसका अनुपात क्या होगा? वो होगा आपका N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2 की स्क्वायर गुणा Z2 अपॉन में क्या आ जाएगा? Z1। दोनों को एक साथ काम में लेना है। ठीक है, कोस भी बदले और क्या बदले? परमाणु क्रमांक भी बदले, तब आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा। ठीक है, अगर प्रश्न सीधा आपसे दे दिया जाए, न्यूमेरिकल नहीं है, और कहा जाए बताओ कोस बदलने पर परमाणु क्रमांक की त्रिज्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे कि R सर समानुपाती होता है N स्क्वायर के। इसका मतलब है अगर कोस बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, और कोस अगर घटेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी? घटेगी। क्लियर है बात? बात समझ आई? तीनों फॉर्मूले क्लियर है ना? प्रश्न कर रहे हैं अपन इसके ऊपर, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है? एक बार और बताऊं, त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होता है ये, एंगस्ट्रॉम में ज्ञात कर सकते हैं, मीटर में ज्ञात कर सकते हैं, पिकोमीटर में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? ये फॉर्मूले याद है तो आगे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हमने कहा इस संख्या को भूल जाओ, हमें देखना है कोस के साथ में और परमाणु क्रमांक के साथ में त्रिज्या का संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो हमने इस फॉर्मूले से एक रिलेशन पहले ये निकाला है कि R जो है वो समानुपाती होती है किसके? N स्क्वायर के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? परमाणु क्रमांक के। पहला कंडीशन हमने ये पढ़ा है कि कोस समान है लेकिन परमाणु क्रमांक बदल रहा है। क्या बदल रहा है? कोस समान है लेकिन परमाणु क्रमांक बदल रहा है, तब R1 और R2 का अनुपात जो होगा वो Z2 अपॉन Z1 के क्या होगा? बराबर होगा। Z2 अपॉन Z1 के क्या होगा? बराबर होगा। कोस समान है, इसका मतलब एक ही कोस की बात की जा रही है, लेकिन दो परमाणु अलग अलग दे दिए, दोनों के एक ही कोस की क्या हो रही है? बात हो रही है। क्लियर है बात? अगर कोस बदल रहा है लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं बदल रहा है, तो हमें पता है R1 अपॉन R2 समान, इसका अनुपात जो आएगा वो N1 अपॉन N2 के क्या आएगा? स्क्वायर के समानुपाती आएगा। क्लियर? तीसरी बात, अगर कोस भी बदले और परमाणु क्रमांक भी बदले, तब आपको दोनों चीज काम में लेनी है। ठीक है, परमाणु क्रमांक के साथ में कैसा रिश्ता? उल्टा, और कोस के साथ में कैसा रिश्ता? समानुपाती का। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। पहले ये उतारोगे क्या? ये उतार लो पहले। यहां तक लिख लिया था क्या, या यहीं से लिखना है? लिखिए फिर। आगे करूं? सबने लिखा?
लिख लिया सबने भी? देख के गलत लिख रहे हो। कैपिटल एन लिखा है या स्मॉल एन लिखा है? चलो भाई आगे क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन परमाणु की क्रमांगत 4 त्रिज्याओं का, हाइड्रोजन परमाणु की क्रमांगत 4 त्रिज्याओं का बढ़ता और घटता क्रम लिखो। बढ़ता और घटता क्रम लिखो। प्रश्न को समझो। हाइड्रोजन परमाणु की क्रमांगत 4 त्रिज्याओं का बढ़ता और घटता क्रम लिखो। फॉर्मूला आपके पास में है। आपको संख्या वाला फॉर्मूला पुट नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रश्न में भी संख्या नहीं दी है। आपको तो बतानी है कौन से कोष की त्रिज्या छोटी होगी, कौन से कोष की त्रिज्या बड़ी होगी। डायग्राम दिमाग में छप जाना चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु की क्रमांगत 4 त्रिज्याओं का क्रम पूछा है। नाभिक है और नाभिक के चारों ओर खाली जगह को अपन क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष और ये है चौथा कोष। ठीक है, यहां से यहां तक की त्रिज्या को हमने R1 माना। ठीक है, 4 त्रिज्याओं का अनुपात क्रम पूछा है ना, R1। फिर यहां से यहां तक की त्रिज्या का R2 और यहां से यहां तक की त्रिज्या को हमने R3 और यहां से यहां तक की त्रिज्या को हमने क्या माना? R4। ये 4 त्रिज्याएं हैं। ठीक है, हमें पता है एक परमाणु की बात हो रही है, केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु की, केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु की। यानी R समानुपाती होता है n² के और व्युत्क्रमानुपाती होता है Z के। क्या परमाणु क्रमांक बदल रहा है? एक ही तो हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, नहीं बदल रहा। परमाणु क्रमांक नहीं बदल रहा, उस कंडीशन में हमें पता है कि R समानुपाती होगा n² के। R समानुपाती होगा n² के। जो कोष बड़ा होगा उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी या नहीं होगी? और जो कोष छोटा होगा उसकी त्रिज्या भी क्या होगी? छोटी होगी, कम होगी। हम कह सकते हैं R1 से बड़ी है R2 और R2 से बड़ी है R3 और R3 से बड़ी है R4। ये तो कौन सा क्रम हो गया? बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम हो गया? बढ़ता क्रम। सबसे बड़ी है R4, उससे छोटी है R3, उससे छोटी है R2 और सबसे छोटी है R1। ये कौन सा हो गया? घटता क्रम। समझ आया क्या? हाँ भाई, समझ आया? नहीं आया समझ? प्रश्न में ऐसी चीज पकड़ो जो फॉर्मूले के अनुसार आपको बदलती या नहीं बदलती दिखाई दे रही है। नहीं बदलती दिखाई दे रही है मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, मतलब परमाणु क्रमांक नहीं बदल रहा। परमाणु क्रमांक नहीं बदल रहा, कोष बदल रहा है, तो कोष के साथ में त्रिज्या का संबंध कैसा होता है? समानुपाती का होता है।
कैसा संबंध होता है? समानुपाती का। यानी कोस बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी और कोस घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगी। समझ आई बात? तो कोस बढ़ेगा मतलब पहले कोस से दूसरे कोस में, दूसरे कोस से तीसरे कोस में, तीसरे कोस से चौथे कोस में। तो त्रिज्या तो सबसे बड़ी किसकी होगी? चौथे कोस की होगी, क्योंकि कोस बढ़ रहा है। उससे छोटी किसकी होगी? तीसरे कोस की, क्योंकि त्रिज्या घट रही है। कोस घट रहा है तो त्रिज्या भी घटेगी, है ना। उससे छोटी किसकी होगी? तीसरे की होगी, क्योंकि कोस घट रहा है। उससे छोटी दूसरे की, कोस फिर घट रहा है। उससे छोटी पहले की, कोस फिर घट रहा है। नहीं क्या? अरे पहले कोस से चौथे कोस में जा रहे हैं तो कोस बढ़ रहा है, इसका मतलब त्रिज्या भी बढ़ रही है। सबसे बड़ी त्रिज्या चौथे कोस की होगी और सबसे छोटी त्रिज्या पहले कोस की। इलेक्ट्रॉन चौथे से किधर आ रहा है? पहले में आ रहा है, इसका मतलब कोस घट रहा है तो त्रिज्या भी क्या होगी? घटेगी। यही तो किया है प्रश्न में। समझ आ गई बात? उतार लो। ये कौन सा क्रम है? ये बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम। और ये कौन सा क्रम है? घटता क्रम। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखो अगला। लिखो क्वेश्चन। लिथियम परमाणु की, लिथियम परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो। पहले प्रश्न करना नहीं है, मैं पूछूंगा, ठीक है। लिथियम परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या प्रश्न सही है मेरा? लैंग्वेज तो सही है, लेकिन एक मिस्टेक है। पहचान सकते हो क्या? है ना, लिथियम परमाणु लिखा है मैंने, लिखा है ना। केवल लिथियम परमाणु पर बोर का परमाणु मॉडल लागू हो सकता है क्या? लिथियम परमाणु पर बोर का परमाणु मॉडल लागू हो सकता है क्या? क्या बनाना पड़ेगा इसको? क्या बनाना पड़ेगा इसको? लिथियम कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो बनेगा, बाहर निकालेंगे तो बनेगा लिथियम +2। अब ये प्रश्न लिख सकते हो आप, लिथियम +2 परमाणु की कौन से कोष की? दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो। लिथियम परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो। लिथियम +2 परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो। कौन कर सकता है इसको? प्रयास कौन करेगा पहले बताओ? आपके पास में केवल 1 मिनट है। हाँ, प्रयास करो। अगर नहीं आए तो फिर मैं करवा रहा हूं। लिथियम +2 परमाणु की या आयन की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो। चलो इधर देखो, त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? R बराबर 0.529 इंटू n²/z। आपसे त्रिज्या ज्ञात करना पूछा है, आपसे अनुपात नहीं पूछा। परमाणु एक या दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पहचानो प्रश्न को। अनुपात पूछा है क्या? नहीं पूछा। क्या ज्ञात करनी है आपको?
त्रिज्या ज्ञात करनी है, आपको उत्तर निकाल के दिखाना होगा, न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे बताओ, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना 3, 0.529 इंटू 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन जेड परमाणु क्रमांक कितना है लिथियम का 3, कितना है 3, लिखा हमने 3, 3 तिया 0.529 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 9 तिया 27, 2 हासिल आ गई, 3 दुआ 6 और 2 8, 5 तिया 15, यानी 1.587 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगी। ये आपको त्रिज्या लिथियम परमाणु के या लिथियम +2 आयन के दूसरे कोष की त्रिज्या, दूसरा कोष ये तीसरा कोष, तीसरे कोष की त्रिज्या, दूसरा कोष है क्या, हाँ तो बोलो ने 2 की जगह 3 कर लो, अब मैंने तो कर दिया प्रश्न, आप 2 की जगह 3 लिख लो, तीसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करनी है, प्रश्न में ऐसा लिखा है ना, दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो, वहां 2 की जगह 3 लिख लो, तीसरे कोष की त्रिज्या कितनी आएगी 1.587 एंगस्ट्रॉम आएगी, ठीक है, नहीं समझ आ रहा, दूसरे की कितनी आएगी परमाणु क्रमांक 3, देखो यहां पर दूसरे कोष की त्रिज्या पूछे तो परमाणु क्रमांक तो 3 ही रहेगा ना, क्या है आपके पास में 3 की जगह यहां पर 2 की स्क्वायर कर दो, नीचे 3 आएगा, लिखो एक प्रश्न और लिखो, समझ आ जाएगा। समझ आया क्या, n क्या है कोष है ना, n का मान कितना रखा है मैंने 3 रखा है, 3 रखा है तभी तो 9 आया, तीसरे कोष की त्रिज्या ये, तो मैंने कहा उसको काट कर 3 कर लो यार, 4 बार बोल चुका हूं मैं, लिखो हाइड्रोजन परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो, कर लोगे ना ये, एक पॉइंट कैसे है 1.085, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरे कोष की त्रिज्या ज्ञात करो, प्रश्न सबने लिख लिया, उत्तर किसी ने निकाला क्या, एक पॉइंट 058, 1.058 सही है, एक उत्तर सही आ रहा है, आ रहा है 2.116, शाबाश। इधर देखो 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन क्या होता है z होता है, अरे ऊपर वाला कोष है नीचे वाला परमाणु है क्रमांक, ऊपर वाला कोष है नीचे वाला क्या है परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कोष की त्रिज्या पूछी है तो कोष की जगह रखो आप कितना 2 का स्क्वायर, कितना 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 और इसको गुणा करना है 0.529 से क्या करना है आपको गुणा करना है, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कट रही है क्या है, कटेगी क्या, ये कितना आएगा 4 बटा कितना आएगा 1 आएगा, अब क्या 1 से 4 कट रहा है, 1 से ये 0.529 कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका मतलब है आपको 0.529 को 4 से गुणा करना है डायरेक्ट
और गुणा करो कितना आएगा, 9 चौका 36, 3 हाथ सिलाई, 4 दुआ 8 और 3 11, 1 हाथ सिलाई, 5 चौका 20, 20 और 1 21, 3 अंक छोड़ के दशमलव तो 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्वेश्चन चेंज है अब की बार, दिमाग लगाना। लिखिए, हीलियम प्लस तथा लिथियम प्लस टू के दूसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। हीलियम प्लस तथा लिथियम प्लस 2 की दूसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब की बार क्या पूछा है आपसे, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। हीलियम प्लस, थोड़ा सा चेंज करोगे, चेंज क्या करना है, हीलियम प्लस के तीसरे व लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। हीलियम प्लस के तीसरे तथा लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। कर लिया सही। हीलियम प्लस के तीसरे तथा लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। प्रश्न को समझो, क्या कोष बदल रहा है, अलग अलग है दोनों के कोष, परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है, कोष भी बदल रहा है, परमाणु क्रमांक भी बदल रहा है, तब अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास में कौन सा है। R बराबर N1/N2 स्क्वायर गुणा Z2/Z1। सूत्र लगाओ और करो। ये सूत्र लगेगा क्या, मैंने कहा पहले प्रश्न को समझो। अब ये संख्या का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, क्या इसमें संख्या दी है क्या, नहीं दी। अरे जो आंसर है ना वो बाद में आंसर लेना, बाहर जा करके प्रश्न करो। नहीं हो रहा, करवाऊं 4 पॉइंट। देखो इधर, हीलियम और लिथियम दोनों परमाणु अलग अलग है, अलग अलग है ना, परमाणु सेम नहीं है। तीसरा कोष और दूसरा कोष भी अलग अलग है, सेम नहीं है। मैंने लिखा है जब कोष भी बदले और परमाणु क्रमांक भी बदले तब त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है R1/R2 बराबर N1/N2 की होल स्क्वायर और गुणा में होता है Z2/Z1। अब इधर देखो, जो परमाणु पहले दिया गया ना, जो परमाणु पहले दिया गया उसको पहला मानना है, जो परमाणु दूसरा दिया गया उसको क्या मानना है, दूसरा मानना है। क्लियर है। बताओ हीलियम परमाणु का कोष कौन सा है, N1 क्या है या हमारे पास यहाँ पर
तीसरा। N1 का मान कितना है? 3 है। देख लो इधर सारे। N2 का मान कितना है हमारे पास में? 2 है। N1 3 है तो R1 कौन सी है इसकी? R1, और इसकी R क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। अब आपको पहचानना है N1 परमाणु कौन सा? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ? Z1। हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पर आता है। फिर लिथियम कितने नंबर पर आता है? यानी Z2 हमारे पास में कितना हो गया? 3 हो गया। ये मान रखने बस सारे। N1 का मान कितना आया? 3। N2 का मान कितना आया? 2। इसका होल स्क्वायर कर दो, गुणा Z2 का मान कितना है? 2। Z1 का मान कितना है? 3। ये जो वैल्यू सोल्व होगी वो हमारे पास आएगी 3 तिया 9 और 2 दुआ 4। 3 तिया 9 और 2 दुआ 4। ठीक है। गुणा 2 बटा कितना है? 3। 2 बटा 3, यही है। किधर करूं? शाबाश। 3 कितना? ये है हमारे पास में 3, और ये कितना है आपके पास में? Z1 कितना है? 2। Z2 का मान कितना है? 3 दे रखा है। ठीक है। अब देखो 3 तिया 9 बटा कितना है? 2 दुआ 4, गुणा में क्या है? 3 बटा 2। 9 तिया 27 और 4 दुआ 8। 9 को 3 से गुणा करो कितना आ गया? 27। 4 को 2 से गुणा करो कितना आ गया? 8। क्या कट रहा है? क्या नहीं कट रहा। 27 अनुपात कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 27 अनुपात 8। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया समझ? दोबारा समझाऊं? ध्यान देना। एक तो दिया है आपको परमाणु कौन सा? हीलियम प्लस। ठीक है। एक परमाणु दिया आपको कौन सा? लिथियम प्लस 2। इसका कोष कौन सा है? तीसरा कोष। कौन सा है? तीसरा कोष। और इसका कोष कौन सा है? दूसरा कोष। कौन सा कोष है? दूसरा कोष। आपसे कहा है हीलियम के तीसरे कोष और लिथियम प्लस 2 के दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। 3 कंडीशन हमने पढ़ी है। उन तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर अप्लाई हो रही है कौन सी? कोष भी बदल रहा है और परमाणु क्रमांक भी बदल रहा है। परमाणु क्रमांक दोनों अलग अलग है दोनों का। इसका परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना होता है? कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पर आता है। और इसका कितना है परमाणु क्रमांक? 3 नंबर पर आता है आपका कौन? लिथियम। तो ये पहले दिया है ना, तो इसको मानो Z1। ये 2 नंबर पर दिया तो इसको मानो कितना? Z2। अब इसका जो कोष होगा वो N1 है कितना आपके पास में? 3। और इसका कोष होगा N2 आपके पास में कितना है? 2। ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास में कौन सा? R1 अपॉन R2 बराबर N1 अपॉन N2, और इसका करो आप होल स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन में क्या है? Z1। N1 का मान दे रखा है कितना? 3 बटा 2 दे रखा है आपके पास में N2 का मान। इसको आप स्क्वायर में लेके जाओगे, दोनों स्क्वायर को हल करोगे तो वैल्यू आएगी कितनी? 3 तिया 9 और 2 दुआ 4। ठीक है। गुणा Z2 का मान कितना है? Z2 का मान 3 है, लिखा हमने ऊपर 3। Z1 का मान कितना है आपके पास में? 2। 9 को 3 से गुणा करो कितना आ गया? 27। और 4 को 2 से गुणा करो कितना आ गया? 8। 27 अनुपात कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 27 अनुपात आपके पास में आ जाएगा 8। 27 क्या है? R1 और 8 क्या है? R2। आ गया समझ? उतार लो। लिख लिया भाई?
क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन के पहले कोष व लिथियम +2 के दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? लिथियम +2 के दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखो नकल की है उस प्रश्न की नकल की है, गलती क्या की है देखो, और प्रश्न को पढ़ो। आपने जो प्रश्न लिखा है, अभी मैंने जो लिखवाया है उस प्रश्न को पढ़ो, और आपने जिस प्रश्न की नकल की है उस प्रश्न को देखो। हाँ, आपको कह रहा हूं तभी गलत हुआ है। आप भी नकल कर रहे हो पहले वाले प्रश्न की। आ गया? सही है। अब कितना निकाला? 3:4। कितना निकाला? 3:4 आ रहा है सबका, सही आ रहा है। सबका आ रहा है 3:4, करवाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को हो जाएगा। ठीक है, अब देखो परमाणु क्या है? एक प्रकार का गोला। परमाणु क्या है? परमाणु है एक प्रकार का गोला, और गोले का आयतन आप सबको पता है क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³। आयतन हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, स्क्वायर में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है। r क्या है बताओ? इस गोले की त्रिज्या है, मतलब परमाणु की क्या है? त्रिज्या है। यार v आयतन को लिखते हैं अपन किससे? v से। किससे लिखते हैं? v से। हम ये कह सकते हैं कि जो v है ना वो समानुपाती किसके है? r³ के। r³ के क्या है? समानुपाती है। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी त्रिज्या होगी उस गोले का आयतन उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। उस गोले का आयतन उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, त्रिज्या निकाल सकते हो परमाणु की। किससे निकालोगे? आपको पता है फॉर्मूले, सब 3 प्रकार के फॉर्मूले आपके पास में, 3 कंडीशन और एक बिना कंडीशन अप्लाई के क्या होगा? फॉर्मूला निकलेगा। निकाल सकते हो ना? आगे बात समझ में? अब प्रश्न लिखो, पहले त्रिज्या ज्ञात करोगे फिर आयतन ज्ञात करना है। लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे व लिथियम +2 के
पहले कोष के आयतन का अनुपात ज्ञात करो, के आयतन का अनुपात ज्ञात करो, के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको पहले तो क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको किसके पास जाना है, आयतन के पास में जाना है। त्रिज्या तो ज्ञात करो। परमाणु दोनों अलग अलग है ना, और कोष भी दोनों का अलग अलग है, तो परमाणु क्रमांक भी बदल रहा है और कोष भी बदल रहा है। तो फॉर्मूला अभी हम पीछे प्रश्न करके आए, वो सेम फॉर्मूला लगा के त्रिज्या ज्ञात करो। 12:1, 12:1 आ रही है त्रिज्या, ठीक है। इसका मतलब R1 और R2 का जो अनुपात आया वह 12/1, ये है 12:1, ठीक है। अब इससे आपको ज्ञात करना है आयतन। परमाणु 2 है, परमाणु 2 है तो आयतन भी 2 होंगे, एक का आयतन V1 होगा, एक का आयतन V2 होगा। अनुपात ज्ञात करोगे तो V1/V2, त्रिज्या ज्ञात नहीं की किसी ने। 12:1 का ही त्रिज्या, किस किसी ने त्रिज्या ज्ञात नहीं की, नहीं की अभी तक ज्ञात, करो तो यार। देखो इधर, यहां से आगे करा रहा हूं मैं, यहां से आगे 12:1 त्रिज्या है आपके पास में, यानी R1 और R2 का मान आ गया आपके पास में 12 और 1, ठीक है। अब हमें पता है आयतन पूछा है, तो हमें पता है V जो है वो समानुपाती होता है R³ के, V समानुपाती होता है R³ के। ध्यान से समझो, पीछे बोर्ड की तरफ देखो, बाद में कर लेना, ठीक है। V समानुपाती R³ के तो हम लिख सकते हैं V1/V2 बराबर होता है वो R1/R2 की क्यूब के। समझ आई मेरी बात? V1/V2 दो आयतनों का अनुपात होगा R1 की क्यूब अपॉन R2 की क्यूब। तो आपके पास में R1 कितना आया 12 और R2 कितना आया 1। इसका क्या कर दो आप, होल क्यूब कर दो। 12 को 3 बार गुणा करो 12 से, 12 बार या 144 और 144 को 12 से 144 से क्या कर दो आप, गुणा कर दो, कितना आएगा 12 बार या 144। देखो 12 इंटू 12 इंटू 12, ये गुणा करो कितना आ रहा है 1628। सबका आ रहा है 1628, किया ही नहीं 1728, 1628, 1728, हाँ 1728 1, 1728 2, 1728 3, डन है। बेच दिया फिर 1728, 1728 ये आया इसका मान आयतन। V1 कितना आ गया 1728, V2 1 को 1 इंटू 1 लिखोगे तो क्या आएगा, वापिस 1 ही आएगा। तो 1728 अनुपात 1, यानी पहला परमाणु आपके पास में कौन सा, पहला परमाणु है हाइड्रोजन का दूसरा कोष, दूसरे कोष का आयतन है 1728, ठीक है ना। और दूसरे कोष लिथियम के पहले कोष का आयतन है कितना 1। कर लोगे प्रश्न, ठीक है। ये है त्रिज्या ज्ञात करने के सारे प्रश्न आपके पास में। त्रिज्या से आपको आयतन ज्ञात करना भी पूछा जा सकता है। त्रिज्या ज्ञात करनी आनी चाहिए, पेपर में प्रश्न आता है, ठीक है। कर दोगे, ठीक है। दूसरी चीज लिखो आप, पहली त्रिज्या ज्ञात करना सीखा, अब लिखो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना।
इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। आज तक ये आपका चैप्टर जहाँ तक हो जाएगा उसके कल आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो संडे तक मुश्किल है भी हो पाए ये चैप्टर, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। तो आज तक जितना हम पढ़ेंगे, मेरा जितना लिखा हुआ है वो नोट्स आपको कल प्रोवाइड हो जाएंगे, आज मैं दे जाऊंगा। बच गया पार्ट है संडे तक जितना होता है देखते हैं, वरना संडे के बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, एक साथ दे दूंगा नोट्स। ठीक है, जितना आपको पढ़ा दूंगा शनिवार तक उतने में से आपके पेपर में क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। अगर उससे एक्स्ट्रा आपको प्रश्न मिल जाए तो उस प्रश्न को छोड़ देना, कोई गलत नहीं करके आएगा, लेकिन जितना पढ़ा दिया उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, कोई नई चीज मिली क्या? वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखो आप, v बराबर होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 और z अपॉन n, ये आता है आपका मीटर प्रति सेकंड में। किस में आता है? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 और z अपॉन n। z क्या है? परमाणु क्रमांक, n क्या है? कोष। यानी आपसे ये कहा जाए कि हीलियम के तीसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। हीलियम के तीसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो, तो परमाणु क्रमांक कितना लोगे? हीलियम का 2, और कोष कौन सा दे दिया? तीसरा। अब यहां पर स्क्वायर का कोई खेल नहीं है, समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको सेंटीमीटर में आप ज्ञात करोगे, सेंटीमीटर में ज्ञात करोगे आप, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को अपन 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 जो होता है उसको अपन कहते हैं 10 की स्क्वायर। क्या कहते हैं? 10 की स्क्वायर। क्लियर है बात? ध्यान दो, इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 8 इंटू 10 की पावर 6 और इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2 गुणा z अपॉन n, और किस में आ गया? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आ गया। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो बनेगा 2.18 इंटू 10 की पावर 8 z अपॉन n सेंटीमीटर सेकंड। समझ आया क्या? नहीं आया? ये तो है मीटर प्रति सेकंड में, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को लिखा जाता है 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 का मतलब होगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। मीटर की जगह हमने लिखा 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 6 पहले से है, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6 को जोड़ोगे तो बनेगा 10 की पावर 8। क्या बनेगा? 10 की पावर 8। अब मीटर की जगह हटाकर लिखना है सेंटीमीटर। ये उतार लेना, ये उतार लेना। क्या कह रहे हो? हैं? फिर हंसी किस बात की? तो कौन हंसा है? तू खेल गए विषय में, खेल गए हो तू जी की चीज़ खेले नहीं, विषय में खेल गए हो। ठीक है, ब्याह में बनडो और क्लास में मास्टर अलग ही दिखाई देवे, ध्यान रखी।
तू जी डबल डबल मीनिंग करे नहीं बा मैं समझूं। लिखा v बराबर लिखा है हमने 2 पॉइंट कितना लिखा है 2.18 इंटू क्या लिखा 10 की पावर 6। एक बार अपन इसकी बात करते हैं और इंटू है z अपॉन n। यहाँ से इस संख्या को एक बार नेगलेक्ट कर दो, भूल जाओ। हमारे पास में v बराबर z अपॉन n, वेग का कोश के साथ में और वेग का परमाणु क्रमांक के साथ में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो हम कह सकते हैं v समानुपाती z और व्युत्क्रमानुपाती किसके है, n के। v समानुपाती z और v व्युत्क्रमानुपाती n, है ना। यहाँ से बना हमारे पास में v समानुपाती z और v समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती n के। एक बार उतारो। लिख लिया। लिखो केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट। यदि कोस नियत रहे, यदि कोस नियत रहे और परमाणु क्रमांक बदले, यदि कोस नियत रहे और परमाणु क्रमांक बदले, इसको तो कर दिया नियत, परमाणु क्रमांक बदल रहा है, परमाणु क्रमांक बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं v समानुपाती z होता है, v समानुपाती z होता है। अगर ये परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो v भी क्या होगा, बढ़ेगा, और परमाणु क्रमांक घटेगा तो v भी क्या होगा, घटेगा। अगर हमने कहा कोश को नियत रखा जाए, कोश को नियत रखा जाए लेकिन परमाणु क्रमांक बदला जाए, लेकिन परमाणु क्रमांक बदला जाए, तब इलेक्ट्रॉन के वेग का परमाणु क्रमांक के साथ में क्या संबंध होगा, परमाणु क्रमांक के साथ में क्या संबंध होगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा और परमाणु क्रमांक के घटने पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, घटेगा। हाइड्रोजन है और हीलियम है, दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है। ये हाइड्रोजन है ये हीलियम है। हम बात करते हैं इनके। पहले तो बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। मतलब दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। हमने केस में लिखा है जब कोश नियत रखा जाए और परमाणु क्रमांक बदला जाए, तब इलेक्ट्रॉन का जो वेग है परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर बढ़ता है और परमाणु क्रमांक के घटने पर क्या होता है, घटता है। हाइड्रोजन के पहले कोश में और हीलियम के पहले कोश में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो कौन से परमाणु का इलेक्ट्रॉन अधिक वेग से गति करेगा, कौन से परमाणु का इलेक्ट्रॉन अधिक वेग से गति करेगा, दोनों का कोश समान है। यही तो हमने कंडीशन लिखी है कि यदि कोश को नियत किया जाए और परमाणु क्रमांक को बदला जाए तो इलेक्ट्रॉन का वेग उस इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा जिसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हीलियम के पहले कोश में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन के पहले कोष में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से अधिक गति से क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन लिखो, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अगर परमाणु क्रमांक नियत किया जाए, अगर परमाणु क्रमांक नियत किया जाए तथा कोष बदला जाए, तथा कोष बदला जाए, तो कोष के साथ इलेक्ट्रॉन के वेग का संबंध, तो कोष के साथ इलेक्ट्रॉन के वेग का संबंध कोष के साथ इलेक्ट्रॉन के वेग का संबंध कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कोष बदला जाए, परमाणु क्रमांक क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। तब हमें पता है V जो है समानुपाती होता है N के, होता है ना, और Z के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यही होता है। तो क्या होता है, Z के क्या होता है, समानुपाती होता है, और N के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यानी V व्युत्क्रमानुपाती N, V व्युत्क्रमानुपाती N। तो V1 और V2 का अनुपात पूछे आपसे तो बताओ ऊपर क्या लिखूं, N2, शाबाश। नीचे क्या लिखें, N1। व्युत्क्रमानुपाती है ना, अगर समानुपाती होता तो लिखते अपन N1 अपॉन N2, व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या लिखा जाएगा, N2 अपॉन N1। क्लियर है बात, उतार लो। तीसरी कंडीशन, अगर कोष भी बदले, केस नंबर 3, अगर कोष भी बदले और परमाणु क्रमांक भी बदले, अगर कोष भी बदले और परमाणु क्रमांक बदले, तब इलेक्ट्रॉन का वेग, तब इलेक्ट्रॉन का वेग, एक बार ये इतना लास्ट है, कोष भी बदले और परमाणु क्रमांक भी बदले, तब इलेक्ट्रॉन का वेग V1 अपॉन V2, परमाणु क्रमांक का बदलता है तो आएगा Z1 अपॉन Z2, और कोष बदलता है तो आएगा N2 अपॉन N1। क्लियर है बात, ठीक है। ऊपर वाला लिख लो, कल जितना आज पढ़ाया ना उतने सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए सबके, और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उस आधार पर क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।